यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए सर, जीएसटी का लास्ट चैप्टर ई वे बिल सर जो हमारे सिलेबस में आता है उसको भी हम कवर करते हैं और मजेदार तरीके से माहौल बनाते हैं जीएसटी का। आई होप जीएसटी मजा आया आपको बेटा। आई होप ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए बेनिफिशियल रहा एंड इसके लेक्चर्स है जो भी चैप्टर्स आपके वीक एरियाज थे उनको आपने अच्छे से एक एक दो दो बार पढ़ लिया एंड सर उससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। आई विश ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। पर सर अच्छे से पढ़ाई करें सर। आइए लास्ट लेक्चर एंड अगर ये लेक्चर से मजा आ गया हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सर एक कमेंट तो बनता ही है सर। आइए बच्चों, सर ई वे बिल सर चैप्टर नंबर 16 क्या बोलता है बच्चों? सर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन is causing movement of the goods of consignment value exceeding rupees 50,000, तो सर गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट जो ईवे बिल gst.gov.in है वहां जाके इनको ईवे बिल का एक फॉर्म भरना पड़ता है। ईवे बिल का फॉर्म है जीएसटी EWB ईवे बिल EWB 01 नंबर का फॉर्म होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। सर ध्यान देना, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। अब साहब ये क्या बोलता है, ध्यान देना बेटा, कि अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ध्यान से सुनना। अगर आपने ईवी बिल ध्यान से सुनना तो बहुत अच्छे से आपको यह फिट हो जाएगा। सर ध्यान देना बेटा, सर कनेक्ट करके बताता हूं मैं। कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000, पूरे जीएसटी में जहां जहां हमने वैल्यू पढ़ा है वहां वहां हमने पढ़ा किया वैल्यू शेल एक्सक्लूड जीएसटी का अमाउंट, बट दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर फॉर द पर्पज ऑफ ईवे बिल, फॉर द पर्पज ऑफ ई-वे बिल सर कंसाइनमेंट वैल्यू शेल इंक्लूड जीएसटी का अमाउंट है ना। मतलब एक्सीडिंग 50,000 देखना है तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि 48,000 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो सर इसमें जीएसटी पहले ऐड करना और उसके बाद देखना कि सर क्या ये वैल्यू 50,000 क्रॉस कर रहा है। अगर एक्सीडिंग 50,000 है तो यस ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा, बट इट शेल एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज। अगर मान लो किसी बिल में टैक्सेबल सप्लाईज भी और एग्जाम सप्लाईज भी, तो एग्जाम गुड्स की वैल्यू को हटा के टैक्सेबल गुड्स और उस पे जो जीएसटी बनता है वो ऐड करके देखना एक्सीडिंग 50,000 है क्या। अगर है तो ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर? अब सर ध्यान देना बेटा, दो एक्सेप्शनल केस ऐसे है जहां पर 50,000 से कम का वैल्यू है, 50,000 या उससे कम का वैल्यू, तो भी ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है। फर्स्ट केस, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ऐसे लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं हु हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, हमने पढ़ा है क्या, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। कंडीशन क्या थी? पैन नंबर होना चाहिए प्लस ईवी बिल इशू करना पड़ेगा, आए ना। हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था बेटा, तो यहां पे बोल दिया क्या, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर आप एग्जम्प्टेड पर्सन हो फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हो इंटर स्टेट। तो सेकंड सर, अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स बेचता है इंटर स्टेट तो ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं, पर वो सेकंड एक्सेप्शन आपके सिलेबस में आता नहीं, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हैंडीक्राफ्ट गुड्स कौन से बेटा? हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर द गुड्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट which exempt the casual taxable person making interstate supplies of such handicraft goods from obtaining registration up to specified turnover limit, जो 20 लाख या 10 लाख रुपए है बेटा, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में ऐसे एग्जेम्प्टेड लोगों को ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है अगर वो इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई करते हैं तो। क्लियर? डन। अब सर मेरी बात समझने की कोशिश करना, सर ईवी बिल कब जनरेट करना पड़ता है? वापस से बोल रहा हूं बेटा मैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स का मूवमेंट करा रहा तो ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं शोरूम वाला हूं, मैं दुकान वाला हूं, आप एंड कंज्यूमर हो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, आप मेरी दुकान पे आए, मेरे शोरूम पे आए, आपने 1 लाख की कोई गुड्स खरीदी बेटा प्लस जीएसटी। अब मैंने तो अपनी दुकान पे ही माल बेच दिया, अब आप खुद ले जा रहे हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर यही गुड्स में आपके शोरूम, आपकी दुकान पे, आपके घर पे, आपका जो एड्रेस है वहां में मूवमेंट करके डिलीवर कर रहा होता तो सर रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अगर कंसर्न वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर? डन। सर अब वो मूवमेंट क्यों करा रहा है? इन रिलेशन टू सप्लाई है, अदर देन सप्लाई, जैसे जॉब वर्कर के भेजा है, जैसे आपने रिपेयरिंग के लिए कोई गुड्स भेजा है, किसी भी पर्पस के लिए मूवमेंट हुआ तो ईवी बिल जनरेट करना है अगर कंसर्न वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो बेटा। प्लस
अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज किया है ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान रखना अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर रजिस्टर्ड पर्सन परचेज करता है तो भले ही मूवमेंट सप्लायर कराए, भले ही मूवमेंट रेसिपिएंट कराए, हमेशा माना जाता है कि रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही मूवमेंट करा रहा है, और अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर? अब इन केसेस में जहां पे ईवी बिल इश्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर पहली बात तो एक्सीडिंग 50,000, रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या सप्लाई कराए या किसी भी पर्पस के लिए मूवमेंट कराए, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000 तो ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। ईवी बिल का पार्ट ए, सर पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी EWB01 नंबर का जो फॉर्म है उसके पार्ट ए में सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स, और एक यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा पार्ट ए फिल किया अभी तो बेटा। क्लियर? सर उसके बाद यूनिक नंबर को यूज करके फॉर्म ओपन करेंगे, फिर उसमें पार्ट बी की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। पार्ट बी में व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन होती है, कन्वेंस की एंड ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन सारी होती है, वो जब फिल करके सबमिट करेंगे तब जाके ईवी बिल नंबर जनरेट होगा बेटा, तब जाके माना जाएगा कि ईवी बिल जनरेट हुआ है बेटा। ओके, एंड सर पार्ट ए की इंफॉर्मेशन मे बी फर्निश्ड बाय ट्रांसपोर्टर और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी ऑल्सो, अगर कंसर्न ने उनको ऑथराइज किया था तो, रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर उनको ऑथराइज किया था तो कुरियर कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए फिल कर सकता है। पार्ट ए में होता क्या है? इनवॉइस से सारा इंफॉर्मेशन होता है बेटा। क्लियर? हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स, इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज कॉज्ड बाय सप्लायर। सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, तो सर रेसिपिएंट ने मूवमेंट कराया है, रेसिपिएंट ईवी बिल जनरेट करेगा बेटा अगर वो रजिस्टर्ड है तो बेटा। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और बाय करने वाला कौन है? रजिस्टर्ड है, तो हमेशा रेसिपिएंट ही माना जाएगा कि मूवमेंट उसने कराया और उसी को ईवी बिल जनरेट करना है। ओके मालिक, कौन है लोग जिनको ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है? आई होप मैंने बता दिया आपको बेटा। सर आइए बच्चों, अब सर बिल टू शिप टू मॉडल अगर होता है कि मैंने बिलिंग आपको करी पर शिपिंग कहीं और करी, वहां पे ईवी बिल सिंगल ही जनरेट करना पड़ता है क्योंकि मूवमेंट एक बार ही हो रहा है बेटा। इनफैक्ट ईवी बिल के पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे भी बिल टू शिप टू वाला मॉडल का एक ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, आप ईवी बिल जनरेट कर देना बेटा। 2 ईवी बिल की जरूरत नहीं है, ओनली 1 ईवी बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। नाउ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ईवी बिल। पार्ट ए, सर बिल की सारी इंफॉर्मेशन होती है कुल मिला, डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेजा तो डिलीवरी चालान की इंफॉर्मेशन होगी बेटा। सर कंप्राइजिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड डिलीवरी इंडिकेटिंग पिन कोड ऑल्सो, डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, डिलीवरी चालान है, ये बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में बिल ऑफ एंट्री होती है बेटा। सर उनका नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड, रीजंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, किस वजह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एटसेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है पार्ट ए में। पार्ट बी में होती है क्या? ट्रांसपोर्ट की डिटेल, कि ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे ट्रक से गया तो गुड्स रिसीट नंबर GR नंबर, रेलवे से गया तो रेलवे रिसीट नंबर, एयर से गया तो बाय एयर गया तो एयरवे बिल नंबर, और सर बाय वेसल गया है, शिप से गया तो बिल ऑफ लेडिंग नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर होता गया, प्लस व्हीकल नंबर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, रोड से गया तो व्हीकल नंबर भी डालना पड़ता है बेटा। टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन हु इज जनरेटिंग पार्ट ए और द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, मतलब जिसने पार्ट ए जनरेट किया वो या जो ट्रांसपोर्टर है वो, ये पार्ट बी फिल कर सकता है, कोई और फिल नहीं कर सकता है बेटा। ओके, अब पार्ट बी जैसे ही फिल किया, सबमिट किया, तब ईवी बिल नंबर जनरेट हो गया। सर बिना पार्ट बी के ये मानेंगे ईवी बिल है ही नहीं बेटा। नाउ हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट ईवी बिल? सर हमने बात ऑलरेडी कर ली बेटा ये वाली, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ कंसाइनर और द रेसिपिएंट इज द कंसाइनी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद का ट्रक हो, हायर ट्रक हो, कार में ले जा रहे हो, किस में ले जा रहे हो, व्हीकल में ले जा रहे हो बेटा। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो मूवमेंट करा रहा रजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो ईवी बिल जनरेट करना है। सर सेकंड, वेयर ईवी बिल इज नॉट जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर गुड्स टू बाय रोड, तो सर बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ट्रांसपोर्टर को आपने गुड्स दिया, ईवी बिल जनरेट नहीं हो तो ये ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो ईवी बिल जनरेट करे, आए ना, वरना अगर मूवमेंट किया बिना ईवी बिल के तो ट्रांसपोर्टर भी जिम्मेदार है पेनल्टी के लिए बेटा। आगे पढ़ेंगे सर, अच्छा पेनल्टी के प्रोविजन हम फाइनल लेवल पढ़ेंगे सर। तो ट्रांसपोर्टर इज सपोज टू फिल द इंफॉर्मेशन ऑफ ईवी बिल, ये सारे फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी फिल करनी पड़ेगी और ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा सर। देन वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज और बाय एयर और बाय वेसल, ध्यान देना बेटा, रेलवे, वेसल या बाय एयर गुड्स आता है
तो इसमें पार्ट ए आपने फिल कर दिया, ठीक है, इवन विदाउट फर्निशिंग पार्ट बी ईवी बिल जनरेट नहीं हुआ है तो भी कमेंसमेंट ऑफ द गुड्स हो सकता है, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय रेलवे, वेसल या एयर, क्योंकि वहां पे व्हीकल नंबर आपके पास ये कन्वेंस नंबर नहीं होते बिफोर कमेंसमेंट मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मूवमेंट शुरू होने से पहले इनके सर गाड़ी नंबर नहीं होते बेटा, कन्वेंस नंबर नहीं होता, इसलिए सर ट्रांसपोर्टर का इंफॉर्मेशन नहीं पता होता आपको बेटा, इसलिए सर इस केस में इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स भी ईवी बिल जनरेट कर सकते हो अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय रेलवे, बाय एयर और बाय वेसल। पर रेलवे के लिए बोल दिया क्या, रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड्स, रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड्स until EV bill has been produced to the railway authority who will give the delivery of the goods, है ना। by railway गया है तो there is no requirement to carry EV bill along with the goods, but railway has to carry invoice or delivery challan or bill of supply along with the goods. Further, railways shall not deliver the goods unless EV bill required under these rules is produced at the time of delivery. जब गुड्स लेने जाओगे तब रेलवे को ईवी बिल जनरेट करके करा हुआ दिखाना होगा आपने, तो ही वो गुड्स देंगे, वरना आपको गुड्स नहीं देंगे बेटा। ओके अच्छा, अगर कंसाइन वैल्यू लेस देन या अप टू 50,000 है, ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप जनरेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जनरेट करो, आपका चॉइस है बेटा वो। वेयर मूवमेंट इज कॉज्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन इधर इन हिज ओन कन्वेंस और हायर्ड वन और थ्रू अ ट्रांसपोर्टर, तो वैसे ईवी बिल की जरूरत नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मूवमेंट कॉज कर रहा तो ईवी बिल की जरूरत नहीं होती। पर एट देयर ऑप्शन, वो चाहे तो जनरेट करे, हमें क्या दिक्कत है यार, वी डोंट हैव एनी इश्यूज। ओके नाउ व्हेन इज इट नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी। देखो मैंने आपको बताया अभी क्या, अगर आपने पार्ट बी फिल नहीं किया तो मानेंगे आपने ईवी बिल जनरेट नहीं किया। क्लियर? तो सर ध्यान देना बेटा, बिना पार्ट बी के मानेंगे ईवी बिल है ही नहीं, और ईवी बिल नहीं है मतलब मामला गड़बड़ है सर, इसलिए पार्ट बी फिल करना कंपलसरी। पर दो केस में, अगर आपने पार्ट ए फिल किया तो भी काम चल जाएगा, पार्ट बी की जरूरत नहीं है। वो दो केस कौन कौन से है? फर्स्ट, अगर कंसाइनर के प्लेस से आप ट्रांसपोर्टर के यहां गुड्स ले आ रहे हो और ट्रांसपोर्टर फिर गुड्स को दूसरे कन्वेंस में शिफ्ट करके फिर मूवमेंट ऑफ द गुड्स करेगा, तो सर अगर मेरे कंसाइनर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर का प्लेस इज अप टू 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट, जहां से वो गुड्स को दूसरे व्हीकल में शिफ्ट करके फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगा फॉर द प्लेस ऑफ कंसाइनी, तो ऐसे केस में कंसाइनर के यहां से ट्रांसपोर्टर के यहां जा रहा है विद इन द सेम स्टेट विद इन 50 किलोमीटर अगर है, तो ईवी बिल की पार्ट बी में इंफॉर्मेशन फिल नहीं करोगे, चल जाएगा बेटा। सेकंड, अब मान लो मैंने गुड्स बेंगलोर भेजा, पर बेंगलोर में ट्रांसपोर्टर ने अपने प्लेस पे तो गुड्स ले गया, पर कंसाइनी का प्लेस इतनी रिमोट एरिया में कि साहब वहां पे इतना बड़ा ट्रक नहीं जाएगा, छोटे छोटे लोडिंग व्हीकल से गुड्स लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कहां से बेटा, कहां से बेटा, ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी के प्लेस तक गुड्स अगर ले जाना है इन डिफरेंट व्हीकल, और वहां पर अगर आपने पार्ट बी फिल नहीं किया, चल जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर के यहां से कंसाइनी के यहां गुड्स ले जाना है विद इन 50 किलोमीटर अगर है, विद इन द सेम स्टेट है, तो ईवी बिल के पार्ट बी को फिल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन? समझे सर? अब जैसे ही ईवी बिल जनरेट करोगे तो सर आपको एक ईवी बिल नंबर मिल जाएगा, और ईवी बिल नंबर विल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर, रेसिपिएंट एंड द ट्रांसपोर्टर ऑन द कॉमन पोर्टल। फिर अब सर क्या होता है, अगर आपको कोई गुड्स एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस पे शिफ्ट करना है बेटा, देखो बेटा आप n नंबर ऑफ टाइम गुड्स को शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, कोई तकलीफ नहीं है। पर मालिक होता है क्या है, जब ऑफिसर ने गाड़ी व्हीकल को चेक किया, आपके ईवी बिल के पार्ट बी में गाड़ी नंबर होता है बेटा, कन्वेंस नंबर होता है, अगर उसमें आपने गाड़ी नंबर कुछ और लिख रखा है और गुड्स अभी है किसी और व्हीकल में, तो इसका मतलब तो फ्रॉड कर रहे हो ना आप यार। सर अच्छा हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आपने गाड़ी शिफ्ट करी, तो गाड़ी शिफ्ट करने से पहले ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट करना पड़ता है, इसलिए जब गाड़ी वेरीफाई करेगा ऑफिसर, तो जो गाड़ी में गुड्स मिला है वही व्हीकल नंबर लिखा होना चाहिए ईवी बिल के पार्ट बी में। इसलिए यू कैन शिफ्ट द गुड्स, यू कैन ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, पर ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा बिफोर शिफ्टिंग द गुड्स। बिफोर शिफ्टिंग द गुड्स ईवी बिल के पार्ट बी को फर्निश करना पड़ेगा, पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा। और पार्ट बी को अपडेट कौन कर सकता है? जिसने पार्ट ए बनाया था वो, या ट्रांसपोर्टर।
जिसने पार्ट ए में ईवी बिल के पार्ट ए में इंफॉर्मेशन फर्निश करी थी वो या ट्रांसपोर्टर, दोनों में से एक पर्सन क्या कर सकता है, ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट कर सकता है। और सर ऐसे केस में अपडेट कर दिया, फिर आप गुड्स को शिफ्ट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। पर अगर सर आपको वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट, तो आपने अगर पार्ट भी अपडेट नहीं किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि सर ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर अपने प्लेस से कंसाइनी के प्लेस पे अगर गुड्स ले जा रहा है तो पार्ट भी अपडेट नहीं करेगा तो भी चल जाएगा, जो मेरा एग्जांपल बेंगलोर वाला था बेटा। हाँ है ना भाई। चलिए अब बताए क्या, असाइनिंग द ईवी बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर। मान लो मैं ट्रांसपोर्टर चेंज कर रहा हूं, पहले मेहता ट्रांसपोर्टर ट्रांसफर कर रहा था, उसने सर मुंबई से वापी तक गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, वापी से दूसरे स्टेशन पे कोई और ट्रांसपोर्टर अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो यस, मैं गुड्स को शिफ्ट करने से पहले और ट्रांसपोर्टर को चेंज करने से पहले ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट करूंगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टर को मैं चेंज कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुड्स शिफ्ट कर सकता हूं। पर अगेन ये ईवी बिल को पार्ट बी में अपडेट कौन कर सकता है, जिसने पार्ट ए बनाया था वो या ट्रांसपोर्टर ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट करके दूसरे ट्रांसपोर्टर को ईवी बिल असाइन कर सकता है। पर एक बार दूसरे ट्रांसपोर्टर को अगर ईवी बिल असाइन कर दिया तो उसके बाद सर जिसने पार्ट ए बनाया था या कंसाइनी कभी भी पार्ट बी को वापस से किसी और उस ईवी बिल नंबर को किसी और ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं कर सकता है। हाँ, वो ट्रांसपोर्टर चाहे तो किसी और ट्रांसपोर्टर को वापस से असाइन कर सकता है ईवी बिल नंबर को, पर कंसाइनी कभी भी ईवी बिल को किसी और ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं कर पाएगा अगर उसने एक बार ऑलरेडी किसी और ट्रांसपोर्टर को गुड्स ईवी बिल असाइन कर दिया तो। बेटा सर पढ़ना, assigning the EV bill number to another transporter, the consigner or the recipient who has furnished the information in part A of form GST EWB 01 or the transporter या जिसने A बनाया था पार्ट A may assign the EV bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in part B of the GST form number GST EWB 01 for further movement of the consignment here. But however, after details of conveyance have been updated by the transporter in part B, the consigner recipient who has furnished the information in part A shall not be allowed to assign the EV bill number to another transporter. एक बार ट्रांसपोर्टर ने किसी और ट्रांसपोर्टर को एक बार EV बिल असाइन कर दिया तो बाद में वो ट्रांसपोर्टर ही असाइन कर सकता है किसी और ट्रांसपोर्टर को, पर जिसने पार्ट ए बनाया था वो कभी भी वापस से किसी और को ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं कर सकता है EV बिल को, एक बार कर सकता है उसके बाद नहीं बेटा। ओके चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। क्या सर ये सब छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, और छोटे छोटे पॉइंट के दो मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा मोनोटोनस लगता है, थोड़ा बोरिंग जैसा लगता है, पर इनको छोड़ने का नहीं। टफ तो है नहीं सर, बहुत इजी है सर, बहुत इजी टॉपिक से इसको प्रैक्टिकली सोचिए, पढ़िए और सर अपने मार्क्स लाइए। पर सर बी मैच्योर्ड, इमेच्योर होके आप इनको बोरिंग है, बेकार है ऐसा सोच के, प्रोसीजर पार्ट है ऐसा छोड़ के छोड़ने का नहीं बेटा, पूरा समझ में आता है। अगर आप ऐसा फील करते हो तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो बेटा, और खुद ही अपने मार्क्स काटने के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे आप बेटा। इसलिए बी वेरी अवेयर कि बी मैच्योर्ड, और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से इन टॉपिक्स को समझे और सर अच्छे से आप याद करें। सरकार अच्छा लैंग्वेज एचडी याद करने की जरूरत नहीं बेटा, बुक की लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लेके आइए चलेगा बेटा, पर अल्टीमेट आंसर वही होना चाहिए जो क्वेश्चन ने पूछा है बेटा, मीनिंग वही होना चाहिए जो आप लिख रहे हो बेटा। सर लैंग्वेज चलेगा बेटा। कंसोलिडेटेड ईवे बिल, सर ये ऑप्शन है ट्रांसपोर्टर के पास कि ट्रांसपोर्टर चाहे तो, आज जैसे मेरी ट्रक में, मैं ट्रांसपोर्टर हूं बेटा, मेरी ट्रक में 10 जनों के गुड्स में ले जा रहा हूं, 10 ने अपना अपना ईवी बिल दिया मेरे को, तो मैं चाहूं तो एक फॉर्म नंबर जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 नंबर के फॉर्म में सारे ईवी बिल नंबर एक ही फॉर्म में फिल कर दूंगा मैं, और ये मेरा एक कंसोलिडेटेड ईवी बिल बन जाएगा। अब सर मेरे को 10 ईवी बिल अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंगल कंसोलिडेटेड ईवी बिल होगा जिसके अंदर सारे ईवी बिल मेरे रिफ्लेक्ट कर, मेरे जितने भी ईवी बिल है वो सारे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे अगर ऑफिसर वेरीफाई करेगा तो बेटा। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड ईवी बिल। ये ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, ट्रांसपोर्टर ऐसा कर सकता है बेटा। नाउ कैंसिलेशन ऑफ ईवी बिल, सर अगर एक बार ईवी बिल जनरेट हो गया तो उसके 24 आवर्स में आप उसको ईवी बिल को कैंसिल कर सकते हो, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई किसी कारण से तो पर सर ईवी बिल कैंसिल नहीं हो पाएगा अगर या तो गुड्स हैव बीन वेरीफाइड, गुड्स हैव बीन वेरीफाइड ड्यूरिंग ट्रांजिट, सर या फिर गुड्स डिलीवर हो गया, है ना भाई, तो ऐसे केस में ईवी बिल कैंसिल नहीं हो पाएगा। वापस पढ़ना बेटा, वेयर एन ईवी बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर दिस रूल बट गुड्स आर इधर नॉट ट्रांसपोर्टेड और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल्स फर्निश्ड इन द ईवी बिल, या तो ट्रांसपोर्ट नहीं हुए भाई, ईवी बिल जनरेट किया फिर ट्रांसपोर्टर से झगड़ा हो गया बेटा, ट्रांसपोर्ट नहीं करा आपने, ईवी बिल कैंसिल कर दो बेटा, या ट्रांसपोर्ट तो किया पर कुछ
गलत इंफॉर्मेशन आपने फिल कर दी, रेक्टिफाई करना है, ईवी बिल को कैंसिल करो, क्योंकि ईवी बिल कभी भी रेक्टिफाई नहीं होता है, कैंसिल करके नया जनरेट हो जाएगा बेटा। तो सर ऐसे केस में ईवी बिल में बी कैंसल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 24 आवर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ ईवी बिल। ईवी बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 138B। ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया गाड़ी रोक के, सर उसके बाद ईवी बिल कैंसिल कभी नहीं हो सकता बेटा, है ना भाई? यस सर, मैंने जो बोला था ना, गुड्स डिलीवर हो गया फिर ईवी बिल कैंसिल नहीं होता, ये नहीं बेटा। केवल अगर ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया तो ईवी बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड, वरना और किसी भी केस में ईवी बिल कैंसिल हो सकता है विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन। आइए बच्चों, सर नाउ वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल या कैंसल्ड ईवी बिल बेटा। ओके मालिक, सर अगर सर ईवी बिल आपने जनरेट किया है, वो जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो डिस्टेंस इज अप टू 200 किलोमीटर्स, तो ईवी बिल की वैलिडिटी 1 डे रहती है बेटा, एंड फॉर सब्सिक्वेंट 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे, है ना भाई? पर अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो ईवी बिल की वैलिडिटी फॉर 20 किलोमीटर्स 1 डे रहती है, फॉर अनदर 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। अच्छा, सेकंड थिंग, सर अगर मान लो नॉर्मल कार्गो है, पावर फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई बात नहीं सर। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो मैंने बता दिया आपको क्या, 1 डे फॉर ईच 20 किलोमीटर, और अगर सर नॉर्मल कार्गो है तो 200 किलोमीटर पर डे बेटा। प्लस अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है, क्या बोला बच्चों? मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इज थ्रू शिप, एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। मतलब मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है? जैसे थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन आपने कराया रेलवे से, थोड़ा बहुत कराया आपने शिप से, थोड़ा बहुत कराया आपने ट्रक से बाय रोड, तो सर ये मल्टी मॉडल शिपमेंट हो गया जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इज थ्रू शिप। तो ऐसे केस में सर ईवी बिल की वैलिडिटी का टाइम कितना है बेटा? 1 डे फॉर ईच 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ बेटा। और हाँ, ये जो 1 डे काउंट होता है ना बेटा, ये 1 डे कब से काउंट होता है? जैसे आपने दिन में 2:40 पर दिन में ईवी बिल जनरेट किया बेटा, तो सर ये 24 आवर्स 1 डे काउंट करते हैं, वो मिडनाइट से काउंट करते हैं बेटा। तो रात को 12 बजे से सर 1 डे काउंट किया जाएगा, दिन में कभी भी, मॉर्निंग में कभी भी ईवी बिल जनरेट किया वो काउंट नहीं करते वो दिन को बेटा। ओके, नाउ कमीशन चाहे तो ईवी बिल की वैलिडिटी को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स। और सर इन केस अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो गए, जैसे नेचुरल कैलेमिटी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, स्ट्राइक हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो ईवी बिल की वैलिडिटी को और भी एक्सटेंड कर सकता है। बट जब ईवी बिल की वैलिडिटी एक्सपायर हुई उसके 8 घंटे के अंदर विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है, उसके बाद वो ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। कौन? ट्रांसपोर्टर, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज। ओके मालिक, चलिए नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ ईवी बिल। ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर ईवी बिल जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ सर? ईवी बिल। तो सर जैसे या तो कंसर्न ने जनरेट किया होगा या कंसर्न ने जनरेट किया होगा बेटा, तो अदर पार्टी को इंफॉर्मेशन जाएगी ऑन द कॉमन पोर्टल कि आपके लिए ईवी बिल जनरेट हुआ है। तो उस अदर पार्टी को उस ईवी बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का टाइम कितना है? 72 आवर्स। जब से ईवी बिल जनरेट हुआ उसके 72 आवर्स में या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। 72 आवर्स और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हिचएवर इज अर्लियर। 72 आवर्स और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हिचएवर इज अर्लियर, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दे। अगर कुछ भी नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि ईवी बिल को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात? डन। अब सर आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कि सर अगर आपने ईवी बिल जनरेट किया है, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी गुड्स जा रहा है, कैसे जा रहा मालिक? कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो ऐसे केस में क्या वो गुड्स जब मल्टीपल स्टेट्स क्रॉस करेगा तो क्या हर स्टेट के लिए नया ईवी बिल है? नहीं। ईवी बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अलग अलग जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चा। सर अब आता थी क्या सर? पॉइंट्स टू रिमेंबर बेटा, हम इधर ही रहेगा हमेशा। अब देखते हैं सर, ईवी बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट। व्हीकल नंबर नहीं मतलब ईवी बिल नहीं बेटा, कोई मतलब ही नहीं सर। वंस ईवी बिल इज जनरेटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड, अभी आपको बताया मैंने,
हाउएवर इट कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन, पर एडिट नहीं हो सकता बेटा। नाउ ईवी बिल में बी अपडेटेड विद व्हीकल नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम। आप जितनी बार व्हीकल अपडेट करोगे उतनी बार ईवी बिल को अपडेट कर देना, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई नंबर ऑफ व्हीकल्स का लिमिटेशन नहीं है, पर लेटेस्ट व्हीकल नंबर शुड बी अवेलेबल ऑन ईवी बिल। सर अगर आपने व्हीकल चेंज किया तो ईवी बिल को पहले अपडेट करना पड़ेगा, फिर व्हीकल चेंज करिएगा, एंड शुड मैच विद द व्हीकल कैरिंग इट इन केस इट इज चेक्ड बाय द डिपार्टमेंट। अगर मान लो व्हीकल चेंज मिला और ईवी बिल अपडेट नहीं मिला तो मानेंगे फ्रॉड किया आपने बेटा। ओके चलिए सर, वेरी गुड पॉइंट सर। सिचुएशंस वेयर ईवी बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ये वो केसेस है जहां ईवी बिल नहीं चाहिए। जलवा है हमारा यहाँ, हाँ जी हाँ, इनका जलवा है। किन किन का जलवा है साहब, हम भी जलवा देख ले आज सरकार। फर्स्ट पॉइंट, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन अनेक्सर गिवन एट द एंड ऑफ दिस सब रूल। देखिए सर, जो गुड्स अनेक्सर में लिस्टेड है उनके लिए ईवी बिल की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, एलपीजी गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स बेटा, जो घर पे गैस सिलेंडर आता है ना बेटा उनके लिए। अच्छा, अब गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो आपने गैस ट्रांसपोर्ट किया है मानते बेटा, पर खाली एम्प्टी सिलेंडर है तो ये यहाँ पे मिसिंग था, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया बेटा। वेयर एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी गैस आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। आप एम्प्टी सिलेंडर को बेच नहीं रहे हो बेटा, केवल मूवमेंट कर रहे हो, खाली सिलेंडर ले जा रहे हो, भरे सिलेंडर दे रहे हो बेटा, तो वहां पर ईवी बिल की जरूरत नहीं है, खाली सिलेंडर में भी और भरे सिलेंडर में भी। सेकेंड, केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, postal baggage transported by Department of Post, natural or cultured pearls and precious and semi-precious stones, precious metals and metals clad with precious metal, जो चैप्टर नंबर 71 में कवर होते हैं। सर अगेन सर, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर एंड अदर आर्टिकल्स, चैप्टर नंबर 71, एक्सेप्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना बेटा, जिसको इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं बेटा, सर ईवी बिल की जरूरत नहीं होगी। ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ईवी बिल चाहिए बेटा, बाकी ज्वेलरी, पर्ल्स, सर मोती, डायमंड वगैरह के केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्या, करेंसी। सर ये सब गुड्स में क्या होता है बेटा, बहुत सीक्रेसी रिकॉर्ड होती है ट्रांसपोर्टेशन में बेटा। ईवी बिल बना दिया सर, गाड़ी नंबर डिस्क्लोज कर दिया, चोर पीछे लग जाएंगे बेटा, इसलिए ईवी बिल की जरूरत नहीं है। फिर यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड, इफ एक घर का सामान शिफ्ट करे ईवी बिल की जरूरत नहीं। देन कोरल, अनवर्क्ड एंड वर्क्ड कोरल, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सर अंडर द वाटर जो प्लांट होता है ना बेटा उसको कोरल बोलते हैं। वर्क्ड अनवर्क्ड इनके गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भले ही वैल्यू कंसर्न वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सर आइए बच्चों, ये तो होता है अनएग्जामिन्ड गुड्स जिनके लिए ईवी बिल नहीं चाहिए। अब वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, हाथ लारी, सर बुल कार्ट, सर हॉर्स पुल कार्ट से गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी गुड्स हो, कोई भी वैल्यू, वी डोंट केयर, ईवी बिल नहीं चाहिए। Where the goods are being transported from customs port, airport, air cargo complex and land customization to inland container depot or container freight station for clearance by custom। सर पोर्ट से inland container depot या container freight station ले जा रहे हो, ईवी बिल नहीं चाहिए। वाइस वर्सा भी आगे लिखा है बेटा, पढ़ना, ये पॉइंट नंबर H। Where the goods are being transported under customs bond from inland container depot or container freight station to custom station, custom port, airport, air cargo complex and land custom station, or from one custom station to another custom station or custom port, तो ईवी बिल नहीं चाहिए। या फिर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम्स सुपरविजन और अंडर द कस्टम्स सील, ईवी बिल नहीं चाहिए। क्लियर सर? अब देखना ध्यान से। अब सर हर स्टेट में जो एसजीएसटी रूल्स बने हुए हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट को यहां पावर दिया कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए विद इन द स्टेट अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है तो उसके लिए कुछ एग्जिबिशन अलग से दे सकती है, और अगर उन्होंने अपने स्टेट के लिए कुछ एग्जिबिशन दिया तो वो सीजीएसटी रूल्स में भी एप्लीकेबल रहेगा, ऐसा यहां लिखा है बेटा। जैसे कुछ स्टेट में 1 लाख की लिमिट रखी है बेटा, तो उस स्टेट में 1 लाख तक अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स करे तो ईवी बिल नहीं चाहिए बेटा, पर वो आपको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन से स्टेट ने क्या किया है बेटा। ओके सर। ई वेयर द गुड्स अदर देन डी ओल्ड केक आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जम्प्टेड गुड्स। सर एग्जम्प्ट गुड्स है, वैल्यू कुछ भी ईवी बिल की जरूरत नहीं बेटा, पर डी ऑयल्ड केक के केस में हमेशा ईवी बिल चाहिए, ध्यान रखना बेटा। ओके सर। फिर अरे घूम लो और झूम लो, पेट्रोल डीजल और एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है सर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी ईवी बिल बेटा।
फिर अगर कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर होता है बेटा, इधर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी लगता ही नहीं है यार। जब जीएसटी लगता ही नहीं है तो ईवी बिल की बात भी नहीं आती है कि सर। फिर पॉइंट नंबर आई, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, ईवी बिल नहीं चाहिए। फिर सर अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो विच हैव बीन एग्जम्प्टेड अंडर स्पेशल नोटिफिकेशन, कौन सा सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट टू यूनिट रन कैंटीन। आर्मी के जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता है ना बेटा, वो अपने ही ब्रांच, अपने ही डिस्ट्रिक्ट पर्सन को, यूनिट रन कैंटीन को या अपने ऑथराइज कस्टमर्स को गुड्स बेच रहे हैं, ईवी बिल नहीं चाहिए। गुड्स भेज रहे, ईवी बिल नहीं चाहिए। या सप्लाई ऑफ गुड्स बाय यूनिट रन कैंटीन्स टू देयर ऑथराइज कस्टमर, ईवी बिल नहीं। सेम वे सप्लाई ऑफ हैवी वाटर्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सर अगेन ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत सीक्रेट ट्रांसपोर्टेशन होता है, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। ओके मालिक, चलिए। डिफेंस, बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर कोई गुड्स परचेज कर रही है या बेच रही है, एज ए कंसाइनर या एज ए कंसाइनी कोई गुड्स अगर उन्होंने मूवमेंट कराया तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है, वहां पे बहुत ही सीक्रेट ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, इसलिए। फिर वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर द कंसाइनर ऑफ द गुड्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेलवे, तो अगेन ईवी बिल की जरूरत नहीं है। अगर रेलवे से एज ए कंसाइनर गवर्नमेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट करी तो ईवी बिल नहीं चाहिए बेटा। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ईवी बिल नहीं चाहिए बेटा। खाली ट्रक भेज रहे हो, खाली ट्रक इज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। क्लियर, कोई बात नहीं, कोई बात। एंड सर लास्ट पॉइंट है क्या, सर क्या हो रहा है, वे ब्रिज। सर मैंने ट्रक में माल लोड कर दिया है बेटा, फिर क्या होता है, ट्रक वे ब्रिज होता है ना बेटा, धर्म काटा, जिसपे ट्रक का ही वजन हो जाता है बेटा। ट्रक को खड़ा करते हैं, पहले खाली ट्रक को खड़ा करते हैं, उसका वजन लेते हैं, फिर माल भरने के बाद ट्रक को खड़ा करते हैं, फिर उसका वजन लेते हैं, तो पता पड़ता है कितना माल आपने लोड किया बेटा। तो सर आपने क्या किया, कंसाइनर ने अपने यहां से वे ब्रिज ट्रक भेजा है, जहां पे वेइंग होके ट्रक वापस आने वाला है अपने पास, तो केवल डिलीवरी चालान होगा, चल जाएगा, वहां ईवी बिल की जरूरत नहीं, केवल वे ब्रिज तक जा रहा है तो। और वो ब्रिज भी 20 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए बेटा, आया ना भाई, तो ईवी बिल का जरूरत नहीं है, अदरवाइज ईवी बिल चाहिए हमेशा मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, डन। दीज आर ऑल इंडिविजुअल केसेस जहां ईवी बिल नहीं चाहिए। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। आइए अब दो तीन छोटे छोटे पॉइंट बचे, देखते ध्यान से। रूल नंबर 138A कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। जो ड्राइवर होता है, जो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस होता है, उसको क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा। फर्स्ट, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, आया ना भाई, ये कैरी करना पड़ेगा। और हाँ, अगर ई इनवॉइस इश्यू किया तो क्यूआर कोड ले लेना, फिजिकल बिल की जरूरत नहीं बेटा। प्लस साथ में ईवी बिल भी चाहिए, आया ना भाई। सर या तो फिजिकल फॉर्म में होगा ईवी बिल, या सर मोबाइल में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, चल जाएगा बेटा। पर अगर बाय रेलवे, वेसल या एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं बेटा, कि वहां पे इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स भी ईवी बिल जनरेट कर सकते। बाकी बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ईवी बिल हमेशा चाहिए, बिफोर कमेंसमेंट ही चाहिए बेटा, आया ना भाई। प्लस अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो वहां पे इंपोर्ट केस में इनवॉइस की जगह पे बिल ऑफ एंट्री होना जरूरी है बेटा, आया ना भाई। सर पढ़ना है फर्दर, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस shall also carry a copy of the bill of entry filed by the importer of the goods and shall indicate the number and date of bill of entry in part A of form number GST EV bill 01 बेटा। बिल ऑफ एंट्री से डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे कस्टम क्लियरेंस होता है गुड्स का, तो बिल ऑफ एंट्री आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। क्लियर, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया है तो बेटा। अब आता है क्या 138B, ये तो हो गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने बेटा, कुछ नहीं, टैक्स इनवॉइस प्लस ईवी बिल। टैक्स इनवॉइस नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई है या डिलीवरी चालान है, या इंपोर्ट केस में बिल ऑफ एंट्री, साथ में ईवी बिल बेटा। और रेलवे, एयर और वेसल केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट के बाद भी ईवी बिल जनरेट हो जाता है। क्लियर, डन। सर 138B वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इन कन्वेंस, भाई ऑफिसर वेरीफाई करेगा, रास्ते में गाड़ी रोक के व्हीकल वेरीफाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है बेटा। द कमिश्नर और एन ऑफिसर empowered by him in this behalf may authorize the proper officer to intercept any conveyance to verify the EV bill in physical or electronic form for all interested and intrastate movement। वो ऑफिसर को अपॉइंट कर देंगे, गाड़ी रोक के वो वेरीफाई करते हैं ईवी बिल, आपको गाड़ी रोक के कोऑपरेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स, ईवी बिल और सारे गुड्स वगैरह वेरीफाई कराने पड़ेंगे उनको। 138C बोलता है क्या, अगर ऑफिसर ने गाड़ी वेरीफाई करी है तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद इन 24 आवर्स।
आया ना। अब इसमें क्या होता है, दो रिपोर्ट होती है, एक समरी रिपोर्ट होती है, एक फाइनल रिपोर्ट होती है। बेटा पढ़ना, अ समरी रिपोर्ट इज, वेरिफिकेशन करने के बाद अ समरी रिपोर्ट of inspection is required to be recorded by the officer online within 24 hours of the inspection, and final report shall be recorded within 3 days of inspection. सर 3 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना पड़ता है, पर कमिश्नर के पास पावर है कि फाइनल रिपोर्ट के लिए वो फर्दर 3 दिन का टाइम और दे सकता है। हाँ, अब ये 24 आवर्स और 3 डेज की जो मैंने बात करी आपसे बेटा, वो कब से, जिस दिन वेरिफिकेशन हुआ है उस दिन रात 12 बजे से, मिडनाइट से बेटा काउंट होगा। पूरे ईवी बिल में हर जगह मिडनाइट से काउंट होता है बेटा, जब टाइम लिमिट काउंट करने की बात आती है बेटा। और हाँ, एक बार अगर किसी व्हीकल का फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया तो सर जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती है तब तक फर्दर नो फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी डन ऑफ द सेम कन्वेंस अनलेस देयर इज ए इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स इवेजन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द कन्वेंस। मतलब एक बार व्हीकल वेरीफाई हो गया, रास्ते में कभी वापस से, जब तक डेस्टिनेशन नहीं पूछता वापस से वेरिफिकेशन नहीं होगा अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसने वेरिफिकेशन होने के बाद कोई ना कोई टैक्स इवेजन वाला कार्यक्रम किया है, तो ईवी बिल को वापस से गाड़ी रोक के वेरीफाई कर सकते हैं ऑफिसर्स। क्लियर, डन। ये 138C खत्म होता है। अब आइए बच्चों, रूल नंबर 138D। 138D बड़ा अच्छा कहता है, और कहता है क्या कि अगर किसी कन्वेंस को 30 मिनट से ज्यादा रोक दिया है, कितना, 30 मिनट से ज्यादा, तो वो ट्रांसपोर्टर चाहे तो उसकी इंफॉर्मेशन कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर सकता है कि साहब मेरे व्हीकल को 30 मिनट ज्यादा रोका है, कि सर कल को अगर मैं सर टाइम पे अगर अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाया, सर वो मेरा ईवी बिल का वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो गया तो सर आप एक्सटेंड कर देना, है ना भाई। सर दैट्स इट, और कोई खास बात नहीं है सर। आइए, अच्छा एक्सप्लेनेशन बोलता है क्या, फॉर द पर्पस ऑफ ईवी बिल रूल्स द एक्सप्रेशन ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज, transportation of goods by railways, transport of goods by rail, movement of goods by rail does not include cases where leasing of parcel space by railways takes place। मान लो मैंने रेल बोगी का एक पूरा पूरा बोगी, ट्रेन का डब्बा बुक कर लिया मेरा ही परमानेंटली, इसमें मेरे गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, तो उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेलवे नहीं कहेंगे, ये बोलेंगे कि नॉर्मल पर्सन ने उस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है बेटा। आइए बच्चों, सर लास्ट रूल, रूल नंबर 138E ऑफ ईवे बिल, सरकार बड़ा ही सुंदर, और मुझे तो ये रूल बहुत बहुत वेरी 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 गुड भी लगता है, एंड वेरी 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 प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी लगता है। ब्लॉकिंग ऑफ ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी क्या होता है बेटा, अगर किसी असेसन ने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं की है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रजिस्टर 1 फाइल नहीं की है, तो उसका जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके लिए ईवी बिल जनरेट करना ब्लॉक कर देंगे बेटा। इससे क्या होगा कि अगर वो 50,000 से ऊपर की गुड्स का मूवमेंट करता है तो ईवी बिल जनरेट ही नहीं हो पाएगा। ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा मतलब मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मूवमेंट ऑफ द गुड्स नहीं कर पाएगा मतलब माल बेच नहीं पाएगा, माल बेच नहीं पाएगा, धंधा बंद। तो उस पर एक प्रेशर आ जाएगा कि भाई अपने पेंडिंग रिटर्न फाइल कर, टैक्स पे कर, चल, आए ना। ये एक बड़ा सुंदर रूल डाल दिया गवर्नमेंट ने ताकि उसका बिजनेस का आउटवर्ड सप्लाई मूवमेंट ब्लॉक हो जाए। अच्छा, अगर मैंने मोर देन 2 रिटर्न फाइल नहीं किए, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं किए, तो आप अगर मेरे को माल सप्लाई कर रहे हो, आप मुझे बेच रहे हो, तो आपका आउटवर्ड मूवमेंट है ना, मेरा तो इनवर्ड मूवमेंट हुआ बेटा, वो उस पर कोई ब्लॉकेज नहीं है, मेरा जो आउटवर्ड मूवमेंट है उस पर ब्लॉक किया बेटा। ओके, पढ़ना, ब्लॉकिंग ऑफ ईवी बिल जनरेशन फैसिलिटी, नो पर्सन including consigner, consignee, transporter, ECO or courier agency shall be allowed to furnish information in part A of form number GST EWB01 मतलब EV bill in respect of any outward movement of the goods of a registered person। मेरा अगर outward movement है तो उसके लिए न तो मैं, न कंसाइनी, न ट्रांसपोर्टर, न ई कॉमर्स ऑपरेटर, न कुरियर एजेंसी, कोई भी पर्सन ईवी बिल का पार्ट ए जनरेट नहीं कर पाएगा अगर ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन ने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं किए तो, या फिर सर वो कंपोजिशन स्कीम वाला एसएससी नहीं था, वो रेगुलर एसएससी था और उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न्स फाइल नहीं किए, या सर वो रेगुलर एसएससी था, उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किए, या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन क्या हो रखा था बेटा, सस्पेंड हो रखा था और अंडर रूल नंबर 21A। तो सर ऐसे पर्सन के आउटवर्ड सप्लाईज के लिए, आउटवर्ड मूवमेंट के लिए सर ईवी बिल का जनरेशन ब्लॉक कर दिया है। अगर देखो, अगर कंपोजिशन स्कीम वाला है तो उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं की, रेगुलर एसएससी है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न्स फाइल नहीं किए,
2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए उसने GSTR-1 फाइल नहीं की है या उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो रखा है, सस्पेंड हो रखा है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उसके आउटवर्ड सप्लाई के मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट के रेस्पेक्ट में कोई भी पर्सन ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। हाँ, ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर चाहे तो सर ऑन एन एप्लीकेशन, अगर एसएससी अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है, साहब ये रीजन थे और अगर सफिशिएंट रीजन लगे उस कमिश्नर को, तो ऐसे केस में चाहे तो वो इस ब्लॉकेज को हटा सकता है और ऐसे केस में ईवी बिल के जनरेशन को अलाउ कर सकता है। ऑल्दो मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया फिर भी बेटा, है ना भाई। एंड सर अगर मैंने अप्लाई किया है, वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है मेरी एप्लीकेशन ऑफिसर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा तो पहले मेरे को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद ही सर क्या करेगा, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। क्लियर, डन। ये रूल नंबर 138 भी खत्म। सर अभी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट की तरह आपके लिए लिखा है, जो मैंने अभी बोला बेटा कि इसमें आउटवर्ड सप्लाई जो कर रहे हो उसके लिए ईवी बिल को जनरेट करना ब्लॉक किया है। अगर ऐसे किसी पर्सन ने परचेज किया है, आप मेरे को बेच रहे हो, तो आपको ब्लॉक नहीं किया बेटा, आप तो ईवी बिल जनरेट कर सकते हो। मेरे इनवर्ट सप्लाईज, इनवर्ट मूवमेंट जो है मैं परचेज कर रहा हूं उसके लिए ब्लॉकेज नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई को ब्लॉक किया। पढ़ना, ब्लॉकिंग ऑफ ईवी बिल जनरेशन फैसिलिटी मींस डिसेबलिंग अ टैक्स पेयर फ्रॉम जनरेटिंग एन ईवी बिल। ब्लॉकिंग ऑफ GSTN फॉर ईवी बिल जनरेशन would only be for the defaulting supplier GSTN and not for the defaulting recipient or the transporter GSTN बेटा। मतलब सर मेरा जो आउटवर्ड मूवमेंट है उसको ब्लॉक किया है, इनवर्ड जैसे मैंने 2 रिटर्न फाइल नहीं किए हुए, मोर देन 2 रिटर्न फाइल नहीं किए बेटा, सरकार 2 या 2 से ज्यादा रिटर्न फाइल नहीं की है, आपसे मैं परचेज कर रहा हूं 1 लाख का माल, ईवी बिल जनरेट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं सर। मैं बेच रहा हूं मोर देन 50,000 का माल, ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाउएवर, अच्छा, सस्पेंडेड GSTN कैन नॉट जनरेट द ईवी बिल एज अ सप्लायर, ओके, एज अ सप्लायर ईवी बिल जनरेट नहीं होगा बेटा। हाउएवर सस्पेंडेड GSTN कैन गेट द ईवी बिल जनरेटेड एज रेसिपिएंट और एज द ट्रांसपोर्टर। एज अ रेसिपिएंट या एज अ ट्रांसपोर्टर मेरे लिए कोई ईवी बिल जनरेट कर रहा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट मना किया बेटा, ठीक है, डन। सर लास्ट बात रूल नंबर 55A कहता है क्या, अगर किसी केस में ईवी बिल को एग्जम्प्ट किया हुआ है तो सर कोई बात नहीं, ईवी बिल मत, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में ईवी बिल मत रखना, पर टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान या बिल ऑफ सप्लाई तो साथ में होना चाहिए बेटा आपके यार। ये लिखा है बेटा, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, जो ड्राइवर है, शैल कैरी अ कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इशूड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 46 और रूल नंबर 49। मतलब ये टैक्स इनवॉइस और सर बिल ऑफ सप्लाई के रूल दे रखे बेटा। इन केसेस वेयर सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी एन ईवी बिल अंडर दिस रूल्स। अगर ईवी बिल एग्जाम किया हुआ है कोई बात नहीं, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई तो आपके साथ में होना ही चाहिए। इसी के साथ भारत माता की जय। ये सर्कुलर जो लास्ट में दे रखा तो काट देना, आपके सिलेबस से हट गए बेटा। इसी के साथ सर ये पूरा माहौल शानदार जबरदस्त वाला बन चुका है इनडायरेक्ट टैक्स का। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। ये पूरा जीएसटी आपकी कवरेज में आ गया है सर, मजा आ गया होगा आपको शायद। एंड सर आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चलेगी। एंड आई होप ये जो फास्ट ट्रैक बैच का कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाया हूं, ये शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ड्यूरिंग द एग्जाम्स, बिफोर द एग्जाम। बच्चों इसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी है, जो वैसे मैंने चैप्टर नंबर जीएसटी का फास्ट ट्रैक शुरू करने से पहले जो फर्स्ट इंट्रो दिया था उसमें कई सारी बातें उसकी कवर हुई थी, पर फिर भी सर उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है फेस टू फेस बैच में, समरी बुक से रिकॉर्ड किया है, तो वो मैं आपको फेस टू फेस बैच का रिकॉर्डिंग इसमें अपलोड कर रहा हूं बेटा। क्लियर सर? तो चैप्टर 1 भी आपका कवर हो जाएगा। एन एंटायर सिलेबस ऑफ जीएसटी विल बी अंडर योर कवरेज सर। और जो भी सर टॉपिक्स आपने पढ़े हैं शिद्दत से पढ़िएगा बच्चों। सर क्या लिखा आपके लिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगा दो अपनी पूरी ताकत, अपना वक्त आ गया है। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। आई होप ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए अच्छा रहा होगा। आई होप सारे टॉपिक जो जो आपके वीक एरियाज थे उन पे आपने फोकस करके पढ़ा होगा। एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं, बट आई नीड सर बेस्ट मार्क्स फ्रॉम योर साइड, बेस्ट प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड। आई हैव गिवन द बेस्ट मटेरियल इन दी वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में हो सकता है वो बेस्ट मैंने मटेरियल आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। सर क्लियर? इससे बेस्ट बुक्स मेरे हिसाब से नहीं बन सकती। जो मेहनत मैंने इन बुक्स में करी हुई है सर, बहुत मैं जानता हूं कितनी मेहनत करी हुई है। आई होप आपको उसका फायदा मिलेगा। एक्सप्रेस चार्ट बुक सर, समरी बुक, रिबूट समरी बुक, रिबूट क्वेश्चनर बुक बहुत शानदार तरीके से ड्राफ्ट करी है। जीएसटी पार्ट बुक बहुत मेहनत करी हुई बेटा। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है एंड आप अच्छे से पढ़ेंगे आगे भी। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम जैसे जैसे करीब आते हैं थोड़ी टेंशन होती है नो डाउट, पर सर डर से आगे जीत है बेटा। सर डर लगेगा, डर लगना भी चाहिए, पर सर
डर को अपने आप पे इतना हावी मत होने देना कि आपकी प्रिपरेशन उससे अफेक्ट होने लग जाए। क्लियर? हौसला बनाए रखना, लड़ाई अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। ऑल द बेस्ट गाइस, दुआ में जरूर याद रखना। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल दीज लेक्चर्स सर। और अगर आपको इन फास्ट ट्रैक बैच से फायदा आया हो तो सारे लेक्चर्स पे डू लाइक एंड कमेंट। माहौल जबरदस्त, शानदार। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखिएगा। और इसके बाद चैप्टर 1 भी देख लीजिएगा बेटा आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सर, लव यू लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से तैयारी करें, सीए स्टूडेंट्स हो या सीएमए स्टूडेंट्स हो, वी ऑल आर विथ यू। हमारी प्रेयर आपके लिए है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं सर। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब बिफोर द एग्जाम्स एज वेल एज आफ्टर द एग्जाम्स ऑल्सो बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।